जब भी हम किसी फ्रेंचाइजी बिजनेस को या किसी बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बिजनेस क्या हमारे लिए उपयुक्त है, क्या हमारा जो टाइम है या जो हमारे पास पैसा है उन सारी चीज़ों को करने के बाद क्या हमें ये बिज़नेस करना चाहिए या कोई और बिज़नेस करना चाहिए, या क्या हम बिज़नेस के लिए फिट भी हैं। तो ये प्रश्न जो बहुत फंडामेंटल से क्वेश्चंस होते हैं, ये ना केवल किसी सामान्य बिजनेस में काम आते हैं, बल्कि जब आप किसी फ्रेंचाइजी बिजनेस को करने जा रहे हैं तो उनमें ये प्रश्न और अहम हो जाते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं बात करूंगा कि हाउ टू बाय अ फ्रेंचाइजी, सूटेबिलिटी टू बाय अ फ्रेंचाइजी, यानी आपको किन किन फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना है बिफोर बाइंग अ फ्रेंचाइजी। तो आइए जानते हैं कि इस सेशन में हम क्या बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है कि बहुत से फ्रेंचाइजी ऑप्शंस होते हैं। किसी भी अगर आप किसी भी तरह का फ्रेंचाइजी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आपके पास रिटेल में जाने की छूट होगी, आपके पास F&B बिजनेस कर सकते हैं आपके पास सर्विसेज के बिजनेसेस में जाने की छूट होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि मेनी फ्रेंचाइजी ऑप्शंस फॉर प्रोस्पेक्टिव बिजनेस ओनर्स इन फ्रेंचाइजिंग डोमेन। हमें राइट फ्रेंचाइजी चूज करना है और हमें जो भी समस्याएं हमें दिख रही हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उनको समझते हुए, जानते हुए हमें नैरो डाउन करना होता है और अपने लिए एक सर्वश्रेष्ठ डिसीजन लेना होता है। यानी कि हमें एक बेस्ट डिसीजन पर अराइव करना होता है जिसके की माध्यम से हम एक सही फ्रेंचाइजी बिजनेस खरीद सकें और उसको खरीद के सफल बना सकें। तो हमारा लक्ष्य एक फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए यही होता है। अब जो पहला अहम क्वेश्चन है, जो पहली अहम सीढ़ी है, वो ये है कि भाई एक फ्रेंचाइजी को चूज कैसे किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको स्वयं से कुछ प्रश्न करने होंगे, अपने को एक बार अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, समझना होगा कि आप चाह क्या रहे हैं। तो जब एक फ्रेंचाइजी की सर्च की जाती है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो जो फ्रेंचाइजी सर्च में हमें मदद करते हैं। अब क्या पैरामीटर्स होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। पर्सनल गोल्स। एक व्यापार करने के पीछे हमारा पर्सनल गोल क्या है, यानी हम उससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। हम एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं या हम पार्ट टाइम अपने समय को इस्तेमाल करने के लिए, या जिसको बोलते हैं कि साइड हसल, यानी साइड का कोई काम करना चाह रहे हैं, एक और काम करना चाह रहे हैं, किसी एक खास आय पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहे हैं, कोई नया काम करना चाह रहे हैं, या फिर आपका केवल एज ए इन्वेस्टर एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट वाला अपना ऑप्शन है, आप उसको एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस को चूज करने में, आप क्यों वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है वो है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी आप किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, किस इंडस्ट्री के पार्ट होना चाह रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं या आप खाने पीने का व्यवसाय करना चाह रहे हैं, F&B बिजनेस बोलते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का काम करना चाह रहे हैं, उससे जुड़ी फ्रेंचाइजीज लेना चाह रहे हैं, या आपको रिटेल फैसिनेट करता है कि बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, ब्रांड का पुल होता है, एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल होता है, ग्राहक को एक सेटिस्फैक्शन होता है। तो इस तरह के बिजनेसेस भी बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप रिटेल कैटेगरी में जाना चाहते हैं या आप सर्विसेज इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह की इंडस्ट्री को ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें जाना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी अपनी स्वयं की स्ट्रेंथ क्या है। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, हम किस तरह की स्ट्रेंथ टेबल पर लाते हैं। जब हम स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं तो हो सकता है हमारी आउटगोइंग पर्सनालिटी, हमारी बातचीत करने की कला, हमारी सेल्स की एबिलिटी हमारी स्ट्रेंथ एरिया हो सकता है, नेगोशिएशन हमारी स्ट्रेंथ एरिया हो, तो हम एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति हो जाएंगे जहाँ जहाँ नेगोशिएशन की बातचीत होगी और हम वो कार्य कर सकेंगे। सिमिलरली, अगर हमारा फाइनेंशियल अक्यूमेंट बहुत अच्छा है या हम
ट्रेंड अकाउंटेंट हैं, या हम ट्रेंड मार्केटियर हैं, या हम सेल्स का बहुत सारा अच्छा काम जानते हैं, या हम ऑपरेशंस को बहुत अच्छा समझते हैं, तो हमारी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ एरियाज़ क्या हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए बिफोर चूजिंग अ फ्रेंचाइजी। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ एरिया होगा, हम अगर उस पर प्ले करेंगे और उस हिसाब का बिजनेस ढूंढेंगे तो हमारे सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और द नेक्स्ट पार्ट इज हमारा रोल क्या होगा बिजनेस में। हम कंप्लीट सीईओ जैसा रोल प्ले करेंगे और सब हमें रिपोर्ट करेंगे, या हम मेंटोर का रोल प्ले करेंगे, या हम आधा डिपार्टमेंट अपने पास रखेंगे, आधा टीम्स को देंगे, या अपने को फाउंडर को देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपका। तो आपको बहुत क्लियरली ये डिसाइड करना है कि भाई आपका रोल क्या होने वाला है। उसके बेसिस पर ही आप किन किन कामों को खुद करेंगे, किन कामों को दूसरों को देंगे। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है बिजनेस का, एंड यू नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट इज योर रोल इन द बिजनेस, व्हाट इज गोइंग टू बी योर रोल इन द बिजनेस। एक और चीज है, जैसे देख पा रहे हैं आपकी, हमारा कमिटमेंट लेवल क्या है। क्या हम बिजनेस के लिए 24/7 उपलब्ध हैं, या मैं एक नौकरी पेशा व्यक्ति हो सकता हूं और मेरे लिए ये पार्ट टाइम बिजनेस हो सकता है। तो कैसे मेरी अपनी कमिटमेंट ऑफ टाइम, कमिटमेंट ऑफ मनी, कमिटमेंट ऑफ माय एनर्जी, हमारी बैंडविड्थ क्या है। ये भी जब आप व्यापार करते हैं बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमारी बैंडविड्थ के कारण हम उस बिजनेस को पूरा टाइम और कंट्रोल नहीं दे पा रहे हैं, और इस वजह से बिजनेस उतना फ्लरिश नहीं कर रहा, उतना सफल नहीं हो रहा है जितनी उसमें संभावनाएं हैं। और ये सब तभी होता है कि जब आपके पास प्रायर हैंड क्लैरिटी नहीं थी कि भाई आपका कितना कमिटमेंट मांगेगा इस तरह का बिजनेस। मैं सैलून बिजनेस ले लूँ, या मैं F&B की तुलना करूँ, या मैं किसी सर्विस इंडस्ट्री में लेट्स से लॉन्ड्रोमैट की तुलना करूँ, तो ये तीनों अलग अलग तरह के बिजनेस हो गए। एक बिजनेस जैसे F&B है, बहुत इंटेंसिव बिजनेस होता है, मॉर्निंग से लेट नाइट तक चलता है, बहुत सारा एनर्जी मांगता है ना। सैलून बिजनेस एक डिफरेंट तरह का बिजनेस है। और उसी तरह अगर आप देखेंगे तो जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो लॉन्ड्रोमैट्स हैं, या जो क्लीनिंग सर्विसेज हैं, वो एक लिमिटेड बैंडविड्थ वाले बिजनेस हैं। तो बिजनेस में मेरा कमिटमेंट कितना होगा, मेरा समय कितना जाएगा, और उस तरह से मैं कितना फ्री रहने वाला हूं या कितना फ्री नहीं रहने वाला हूं। वी नीड टू बी क्लियर अबाउट दैट। और फाइनली हमारा पैसा कितना लगेगा, कितना पैसा मेरे पास है। 50 लाख रुपए अगर मेरे पास हैं और मैं 2 करोड़ के बिजनेसेस को चूज कर रहा हूं, इवैल्यूएट कर रहा हूं, तो आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर नो बिजनेस। हम नहीं कर पाएंगे। अंत में जब बात आएगी पैसा उतना लगेगा ही लगेगा, और उतने पैसे का प्रबंध अगर आपके पास नहीं होगा तो आप वो व्यापार नहीं कर सकते। सो यू नीड टू बी क्लियर ऑन योर चॉइसेस कि मुझे इतने रुपए तक के फ्रेंचाइजी बिजनेसेस ढूंढने हैं, इवैल्यूएट करने हैं, अपना पर्सनल गोल्स को देखते हुए, किस तरह की इंडस्ट्री में आपका रुझान है उसको जानने के लिए, कितना लेवल ऑफ कमिटमेंट है, कितना आप टाइम देंगे, आपका अपना स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आप कैसा रोल बिजनेस में प्ले करेंगे। इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आप किसी फ्रेंचाइजी को चूज करते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके कि ये सारे पैरामीटर्स को और गहराई से समझते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनल गोल्स। तो जैसा मैं कह रहा था कि हर एक का बड़ा डिफरेंट मोटिवेशन होता है। आपको अपने आप से पूछना है कि आपका पर्सनल गोल क्या है एक फ्रेंचाइजी बिजनेस को शुरू करने के लिए। आप पैसे बनाना चाहते हैं, या आप घर पे बहुत टाइम देना चाहते हैं, आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं। अब जैसे अज्यूमिंग कि आप एक गृहिणी हैं और आप आइए जानते हैं कि एक एक करके इन सारे ही कंपोनेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि किसका कितना प्रभाव है ऑन चूजिंग अ फ्रेंचाइजी। सो सबसे पहली चीज़ जो हमने बात की थी दैट वाज पर्सनल गोल्स, कि आपका अपना व्यक्तिगत ध्येय क्या है, आपका गोल क्या है एक व्यापार को शुरू करने के लिए, एक फ्रेंचाइजी बिजनेस को शुरू करने के लिए। व्हाट इज योर पर्सनल गोल। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हर व्यक्ति का एक डिफरेंट मोटिवेशन होता है कि किसी के लिए पैसा होता है, किसी के लिए फ्रीडम होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन कितने पैसे से आ रहा है और किसकी किस लाइफ स्टेज पर है। तो सबसे पहले आपको पूछना है कि व्हाट इज योर पर्सनल गोल। क्या आप पैसे बनाना चाहते हैं, वांट टू मेक लॉट ऑफ मनी। तो विद दैट काइंड ऑफ अप्रोच आपको हाई प्रॉफिट बिजनेसेस की तरफ
जाने का मन करेगा। आप चाहेंगे कि हमेशा आप प्रॉफिट्स को देखें या ज़्यादा पैसा कमाने को देखें, बिजनेस का स्केल क्या हो सकता है, उसकी अपवर्ड ग्रोथ कितनी आ सकती है, तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होने लगेंगे ना। द सेकेंड पॉइंट इज कि भाई जैसे अब आप एक गृहिणी हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप व्यापार करना चाहते हैं, और ऐसी चीज़ों में स्पेशली फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप एक गृहिणी को अपना घर भी देखना होता है, और साथ में बिकॉज ऑफ द एबिलिटी दे हैव, द काइंड ऑफ एजुकेशन दे हैव, यानी जिस तरह का शिक्षण इधर पिछले 20 साल 25 साल से हमारे देश में महिलाओं को मिल रहा है, तो बहुत सारी केपेबल महिलाएं हैं, वो व्यापार करना चाहती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा व्यापार उत्तम रहेगा जैसे कि वो घर पर भी टाइम दे सके। तो उसमें बैंडविड्थ के इश्यूज आ जाते हैं कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल अगर वो एक प्री स्कूल का बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो टेक्निकली वो 2 बजे फ्री हो जाते हैं, उसके बाद से वो अपनी बेसिक लाइफ को वापस से ज्वाइन करके अपने घर को हैंडल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल गोल क्या है। आप फुल जॉब टाइप एक व्यापार करना चाहते हैं या आप आधा टाइम देने वाला, डिपेंड करता है आपको। सो पर्सनल गोल क्या है। और आप बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग नौकरी भी करते रहते हैं और उसके साथ साथ बिजनेस करना चाहते हैं, एक स्टेप लेना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरियल करियर को बनाने के लिए कि ठीक है, मैं शुरू में एक छोटे सिस्टम से व्यापार शुरू करूंगा और उसको नर्चर करूंगा, उसको बड़ा बनाऊंगा, और एज एंड व्हेन जब इसकी रिटर्न्स की क्षमताएं बढ़ जाएंगी तो मैं धीरे से शिफ्ट हो जाऊंगा एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योर में। तो ये भी पर्सनल गोल हो सकता है। ऐसा गोल बहुत सारे यंगस्टर्स आज की तारीख में रखते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि मेरा पर्सनल गोल क्या है इन चूजिंग अ बिजनेस और अ फ्रेंचाइजी बिजनेस। और ये हेल्प करता है हमारे फ्रेंचाइजी को परचेज करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ये क्लैरिटी ऑफ माई माइंडसेट, ये बहुत मदद करता है कि मेरा पर्सनल गोल क्या है। देख पा रहे हैं आप कि अब जो सेकंड कंपोनेंट था वो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज क्या क्या है। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस प्रैक्टिकली हर तरह की सर्विस और कैटेगरीज में होता है। तो आपको ये देखना है कि आपका रुझान, आपकी पसंद की कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें आपके जो गुण हैं वो मिलते हैं और आपको लगता है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस उसमें अचीव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। आप फ्रेंचाइजी आपको करना है तो आप गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की फ्रेंचाइजीज भी ले सकते हैं, आप ट्यूटोरियल्स की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आकाश ट्यूटोरियल्स है, या इस तरह के जो एडुकेशन से जुड़े हुए बिजनेसेस हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। तो और सेकंड स्टेज होती है जैसे क्लीनिंग सर्विसेज का मैं बता रहा था कि जैनिटोरियल और क्लीनिंग सर्विसेज, ऐसे बिजनेस भी आजकल बहुत प्रचलन में हैं, बहुत लोग करते हैं उनको। तो आप किस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, जैसे F&B के बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स या QSR खोलने का आपका मन है तो आप उस तरह के बिजनेसेस पर अट्रैक्ट होते हैं। रिटेल बिजनेस किए जा सकते हैं, फूड रिटेल हो सकता है, फुटवेयर रिटेल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन गारमेंट रिटेल हो सकता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, रिटेल कैटेगरी बहुत अट्रैक्टिव है और उसमें अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वाया फ्रेंचाइजिंग रूट, किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजिंग लेना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा बिजनेस ऑप्शन मिल सकता है। एक और अच्छी कैटेगरी है जो इवॉल्व हो रही है, वो हेल्थ और वेलनेस की है। पोस्ट कोविड एक बहुत सारा ट्रैक्शन है इस कैटेगरी में, और क्योंकि लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हुए हैं, लोगों की अफोर्डेबिलिटी तो बढ़ती ही जा रही है, यानी पैसा बन रहा है, फैमिलीज में 2-2 लोग 3-3 लोग कमा रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे आर ट्राइंग फॉर लीडिंग अ हेल्दी एंड बेटर लाइफ। तो जो वेलनेस और हेल्थ की कैटेगरी है उसको बहुत बूस्ट मिला है इस तरह के फैक्टर्स से, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो आप किस तरह की कैटेगरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, किस तरह की कैटेगरी आपके लिए उपयुक्त रहेगी, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ हमने सबसे पहले हमारा पर्सनल गोल देख लिया, हमने ये देख लिया कि इन कैटेगरीज में अच्छी फ्रेंचाइजिंग ऑप्शंस हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैटेगरीज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कौन सी कैटेगरी हमें चुननी चाहिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है हमारा स्ट्रेंथ एरिया, कि हमारी अपनी ताकत क्या है। तो आप देख सकते हैं कि
टेक्निकली आप अगर मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आप बायो नहीं लेंगे, आप मैथमेटिक्स ही लेंगे। ऐसा माना जाता है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हैं आप वो काम करेंगे तो वो आप बहुत पैशनेट होके करेंगे, उसमें आपकी दक्षता आपके काम में भी दिखेगी और आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत होंगी। सो डू वर्क दैट सूट्स यू, जो आपके स्किल्स को सूट करता हो। आप जैसा मैं कह भी रहा था कि इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट, या आपको फील्ड सेल्स बहुत अच्छी आती है, या आपको मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है, या आपको फाइनेंशियल अक्यूमेन आपका बहुत शार्प है, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी लीडरशिप एबिलिटी है, आप इमेजिनेटिव बहुत हैं, आप क्रिएटिव बहुत हैं, आपको चूज करना पड़ेगा आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है। एंड डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एरिया यू हैव टू देन थिंक कि ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया, ये इन इंडस्ट्रीज में बहुत काम का होगा, हाई पॉसिबिलिटी आप एक अच्छा बिजनेस की तरफ जाएंगे। तो यू हैव टू बी क्लियर कि आप कोशिश करें कि वो कार्य करें जो आपको सूट करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानता हूं, बट आई नीड नॉट टू बी एन एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। आपको आपकी स्किल होनी चाहिए, आपकी मेरिट होनी चाहिए, आपकी समझदारी होनी चाहिए। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आप केवल वो काम करें जो आप आज तक करते आए हैं। आई एम नॉट इंडिकेटिंग टूवर्ड्स दैट। मैं ऐसा कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल ही कह रहा हूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ एरिया है आप उसको जॉट डाउन करें और समझें कि क्या क्या कार्य आप बेहतर ढंग से समझते हैं, कर सकते हैं। और जो कार्य एक बिजनेस में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जो भी फंक्शन आपको लगता है कि आपको आपकी जानकारी कम है, आप उनमें बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, आप उनमें बहुत क्लियर नहीं हैं, यू नीड टू लुक वेज टू डेलीगेट और आउटसोर्स दोज टास्क। यानी वो कार्य जो आपको लगता है कि आपके कंफर्ट एरिया, आपके कैपेबिलिटी एरिया या आपके स्किल सेट के बाहर के हैं, उसके लिए आपको अपनी टीम को वो डेलीगेट करने होंगे, सो दैट आपके लिए कोई टीम मेंबर अच्छे से आपके व्यापार के लिए वो कार्य कर सके। तो आपका अपना स्ट्रेंथ एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ा रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग कि कौन सा फ्रेंचाइजी बिजनेस आप लेने जा रहे हैं। ना, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपका रोल क्या है बिजनेस में। भाई देखिए, नॉर्मली किसी भी व्यापार में होता क्या है कि या तो आप फुल टाइम लगे होते हैं, या आप केवल पैसा लगा देते हैं और कोई और आपका भाई, आपका भतीजा, आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड उस व्यापार को देखता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दो तरह के फ्रेंचाइजीज होते हैं। वो लोग जो फ्रेंचाइजी बिजनेस लेते हैं उनको फ्रेंचाइजीज कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो एब्सेंटी ओनर्स, यानी वो ओनर्स जो ऑन साइट इन द बिजनेस नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं और बिजनेस टीम कर रही होती है, वो उसको पे कर रहे होते हैं, या वो इन्वेस्टर होते हैं, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कंप्लीट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। और दूसरे होते हैं ऑपरेटर वाले बिजनेस मैन, फ्रेंचाइजी बिजनेस वाले लोग जो बिजनेस को खुद ही ऑपरेट करते हैं, पूरा टाइम देते हैं। दे आर द ओनर्स स्लैश ऑपरेटर्स ऑफ द बिजनेस। पहले वाले केस में वो ओनर है लेकिन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है, पूरी टीम हैंडल करती है जो कि उनको बताती रहती है। तो उनका अपना इन्वेस्टमेंट लेड ज़्यादा फोकस रहता है। तो यू नीड टू बी क्लियर कि आपका रोल क्या होने वाला है बिजनेस में, क्योंकि आपको अगर एक सूटेबल फ्रेंचाइजी लेनी है तो अपना रोल भी आपको डिफाइन करना है कि भाई मैं ये पैसा लगा रहा हूं, लेकिन ये पैसा मैं इस तरह से लगा रहा हूं, मैं कम देखूंगा या मैं ही देखूंगा या आधा देखूंगा, और मैं जो भी कार्य देखूंगा अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस में वो ये डिपार्टमेंट्स में होने जा रहा है। तो ये आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका रोल क्या है आपके बिजनेस में। अब रोल के बाद अगेन आप बिकॉज क्लियर है कि आपका रोल क्या है। आप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर हैं तो आप हमेशा नंबर्स देखेंगे, फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे, कैश फ्लोज कैसे चल रहे हैं, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने सोचे थे वो कैसे चल रहे हैं, उनके बेसिस पे आप फंड्स अवेलेबल कराएंगे। लेकिन अगर आप फुल टाइम ओनर ऑपरेटर वाले मॉडल में जा रहे हैं तो आपको बहुत डिफरेंटली अपने को प्लान करना होगा, अपने को कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो किस तरह की बैंडविड्थ आप टेबल पर ला रहे हैं ये डिफाइन होता है काइंड ऑफ कमिटमेंट से। देखिए, क्योंकि
कोई भी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट 1 साल का नहीं होता, ये मल्टी ईयर एग्रीमेंट्स होते हैं। मिनिमम 3 से 5 साल होते हैं और 9 साल 15 साल तक जाते हैं। जब हम एक बिजनेस को इस लॉन्ग टर्म डोमेन में देख रहे हैं, हमारा ओराइजन जो है वो दूर तक का है, तो हमें ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो टाइम कमिटमेंट है, जो नंबर ऑफ ईयर्स पे हम एक पार्टनर के साथ एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, ब्रांड भी हमारा पार्टनर होता है, तो वी नीड टू बी श्योर अबाउट कि हम कितने सालों के लिए अपने को इस पर्टिकुलर बिजनेस पर फोकस्ड करना चाहेंगे। नॉर्मली जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो जैसे मैंने बोला भी कि 3 से 5 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स माना जाता है। तो सोचिए कि जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो भी लगभग 5 साल का होता है और एवरेज कॉन्ट्रैक्ट 9 से 10 साल का होता है। एंड देन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेट्स से 25 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लोग मास्टर फ्रेंचाइजीज पूरे इंडिया के ले लेते हैं या मैन्युफैक्चरिंग राइट्स ले लेते हैं, तो वो उनको मालूम है कि पहले 2-3 साल हम इसको स्ट्रक्चर कर रहे होंगे, इसको जमा रहे होंगे, इसको बढ़ा रहे होंगे, एंड बेसिस दैट हम आगे क्या गेम प्लान करते हैं। तो इसके लिए हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी, जब हम जम गए तब हमारा फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो लोग एक लॉन्ग टर्म विंडो चाहते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत से इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे और तब हम इसके बेनिफिशियरी बनेंगे। तो आप कितने साल की कमिटमेंट ले रहे हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए। आइए जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बजट कैसा रोल प्ले करता है फॉर सूटेबिलिटी ऑफ बाइंग अ फ्रेंचाइजी। तो आपको कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है बिफोर बाइंग अ फ्रेंचाइजी, यानी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होने वाली है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब जब आप कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो टर्न की बेसिस पर कितने का प्रोजेक्ट है, फ्रेंचाइजी फी कितनी होगी, उसमें स्टोर को बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। और ये सारी क्लैरिटी के बाद, लेट्स से कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और 35 लाख रुपया लग रहा है, तो एंड टू एंड बिजनेस स्टार्ट करने में 35 लाख रुपया है, तो वो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होने जा रही है। अब आपको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरी इनकम क्या होगी और कब से होगी। कि मेरी इनकम लेट्स से 6 महीने में बिजनेस जमाऊंगा, ब्रेक इवन पर आ जाऊंगा, एंड सब्सिक्वेंट मंथ्स में मेरी इनकम का ग्राफ ऐसे 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 जाना चाहिए। ये सेल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे खर्चे एक्सपेक्टेड हैं, और उसके बेसिस पे मेरा नेट प्रॉफिट या मेरी ऑपरेटिंग इनकम इस तरफ इंडिकेट कर रही है। तो आपको आपकी इनकम की क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी अपनी आमदनी, अगर आप फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हैं और आपको 6 महीने मुनाफा नहीं होना, यानी मुनाफा होना है लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, तो आपके अपने खर्चे कैसे चलेंगे। और आप तो यू नीड टू प्लान अबाउट दीज थिंग्स। आपको ये सारी चीज़ें प्लान करनी है। अगर आप सर्विस कर रहे हैं या आपका अपना कॉर्पस है और तो आपको बजट करना है। कुल मिला के आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ये चीज़ों का भी बजट करके रखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ योर लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल लेट्स से 2 लाख रुपए महीने के खर्चे की है, या 50,000 रुपये महीने के खर्चे की है, या 20,000 रुपये के महीने के खर्चे की है, तो अगले जितने महीने भी आपके व्यापार से आपको मुनाफा नहीं आएगा या कम मुनाफा आएगा, उतने महीनों के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल कैसे कंडक्ट करनी है। अगर आपके पास उतना ही पैसा है तो आप अपनी रूटीन लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू कट डाउन, या उसको थोड़ा सा आप लोअर लेवल पर ले जा सकते हैं, फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉर्पस ठीक है, आपने ये सब प्लान कर रखा है, तो देन देयर इज़ नो नीड टू अननेसेसरी डिस्टर्ब योर लाइफ स्टाइल। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से की हुई है, हमारे इक्विटी गोल्स क्या हैं, यानी क्या हमने किन्हीं 2 लोगों के साथ, किन्हीं 1 लोगों के साथ शेयरिंग में बिजनेस किया है। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ होती है कि कंप्लीटली हम उसको अपने पैसों से खुद ही करें, कई बार ये थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन होता है। तो आप एक पार्टनर ढूंढते हैं और उसके साथ जो लाइक माइंडेड पार्टनर होता है उसके साथ आप बिजनेस को करने की और जमाने की सोचते हैं। तो आपके इक्विटी गोल्स क्या हैं और आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने हैं, कि भाई 2 साल में या 3 साल, सबसे पहले तो मेरा कैपिटल रिकवर कब तक होगा, कितने महीनों में, कितने दिनों में हमारा कैपिटल रिकवर हो जाएगा। तो अगर 40 लाख रुपए लगा है बिजनेस में, तो वो क्या 2 साल में रिकवर हो जाएगा या 2.5 साल में रिकवर हो जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट।
एंड ऑल्सो सब्सिक्वेंटली मेरे रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे रहने वाले हैं, वो 3 साल में कैसे रहने वाले हैं, वो 5 साल में कैसे रहने वाले हैं, बिजनेस में कब कब हमें पैसा इन्फ्यूज करना होगा, तो हमें हमारा रिटर्न्स भी क्लियर होना चाहिए। सो यू नीड टू डिटरमिन हमारे इन्वेस्टमेंट की विलिंगनेस कितनी है और कैसी है, और हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे हैं। एक प्रिकॉशनरी मोड पर इस समय हम एक चर्चा करेंगे कि एक फ्रेंचाइजी चूज करने के पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस एक्सरसाइज करने चाहिए, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि नैरोइंग डाउन इंटरेस्टेड सेक्टर एंड बिजनेस मॉडल, एक बार हम नैरो डाउन जब कर जाते हैं कि हम इन सेक्टर्स में, इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं और हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, और कोई ख़ास फ्रेंचाइजी हमें पसंद आने लगती है कि हाँ इसका लुक एंड फील, इसका डिमांड, इसका मल्टीपल लोकेशंस पर होना हमें लग रहा है ये एक सॉलिड बिजनेस मॉडल है, और ये फ्रेंचाइजी अगर हम अपनी जगह पर लाते हैं, अपने शहर में लाते हैं, तो इससे मैं एक अच्छा व्यापार कर सकता हूं। तो आपको एक स्पेसिफिक फ्रेंचाइजी चूज करनी है। अब आप मन में अगर बना लेते हैं कि मेरे को ये फ्रेंचाइजी चूज करनी है, तो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज सपोर्ट सिस्टम क्या है। कोई भी फ्रेंचाइजी अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपके फ्रेंचाइजर का सपोर्ट सिस्टम क्या है। भाई वो आदमी दक्ष है, वो इस कार्य को कई सालों से कई लोकेशंस पर कई मेरे जैसे ही पोटेंशियल बिजनेसमैन के साथ कर रहा है, तो वो उनको कितना सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि बिकॉज आप नए होते हैं तो आपको बहुत ज़रूरत होती है कि हैंड होल्डिंग का लेवल क्या है। मैं पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, मैं देख रेख कर सकता हूं, बट इनिशियली जो बिजनेस की बारीकियां हैं, निटी ग्रिटी हैं, कई बार आपको नहीं मालूम होती है, और इसीलिए आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाना चाहते हैं कि एक ऐसा पूरा सपोर्ट सिस्टम मिलता है आपको जिससे आप कहीं लड़खड़ा ही नहीं पाते। आपका आउटलेट कैसे डिज़ाइन होगा, आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपके खर्चे कैसे कंट्रोल होंगे, आपका जो भी इनपुट आएगा, स्टॉक आएगा, वो कहाँ से आएगा, किस स्पेसिफिकेशन का आएगा, कैसे कैश हैंडल होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोटोकॉल ही तो सपोर्ट सिस्टम है। तो वो सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है ये देखने की बात होगी। फ्रेंचाइजी का प्रोफेशनलिज्म लेवल क्या है, फ्रेंचाइजर का जो ब्रांड है वो कितना प्रोफेशनल है। अगर आप उससे कोई क्वेरी कर रहे हैं और 10 दिन बाद उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आई थिंक सो दैट्स अ पुअर प्रोफेशनलिज्म। तो क्या प्रॉम्प्टनेस है, क्या प्रोफेशनलिज्म है, आप दोनों की म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस के लेवल क्या है। कई बार जो ब्रांड्स होते हैं वो भी बहुत अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनके अपने बिजनेसेस में, बिकॉज दे आर गुड बिजनेसेस, परफॉर्मिंग बिजनेस होते हैं, सालों के एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होते हैं, तो उनका लुक एंड फील एंड प्रोटोकॉल एक डिफरेंट स्टेज पर होता है। वाइल एक नई लोकेशन, एक नई जगह पर और एक नए व्यापारी के साथ जब वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है, तो ये समझदारी ब्रांड को भी होनी चाहिए, और बहुत बार आपकी अपनी समझदारी होनी चाहिए कि आप हर चीज़ में आप बहुत बार कॉस्ट देखने लगते हैं। वाइल फ्रेंचाइजर को मालूम है कि जो पैकेजिंग है, जो स्टोर का लुक एंड फील है, या जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, वो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और कितने ग्राहकों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। तो आप लोगों की एक दूसरे से म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, इस पर भी ये भी एक फैक्टर होता है। सेल्स की क्या अप्रोच है, माल बिकेगा कैसे, या सेल्स कैसे होगी, बिजनेस की क्या अप्रोच है, ये आपको देखने का की ज़रूरत है बिफोर फाइनलाइजिंग अ फ्रेंचाइजी। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने होते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन रिव्यूज़, आपको ऑनलाइन पे क्या है उसकी रेपुटेशन, कैसे रिव्यूज़ आए हैं, क्या किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिए हैं, नेगेटिव रिव्यू दिए भी हैं तो किस चीज़ में नेगेटिविज्म है, क्या उनकी प्रोफेशनलिज्म में नेगेटिविज्म है, क्या उनके जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, क्या उनके प्रोडक्ट में शिकायत है। आपको परिदृश्य क्लियर होना चाहिए। ऐसे केसेस में नोबडी कैन हैव 100 on 100 स्कोर ऑन रिव्यूज़, तो लेकिन फिर भी आपको उनकी रेपुटेशन का, सोशल रेपुटेशन का आइडिया होना चाहिए। उनके करंट फ्रेंचाइजीज से आपको फीडबैक भी लेना चाहिए, और उनके ऑफिशियल इवेंट्स जो होते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो मैं एक एक करके इन सारे पॉइंटर्स पर अभी आपको और बताऊंगा। तो जो पहला पॉइंट था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम ही वो चीज़ है जिसके लिए हमने फ्रेंचाइजी बिजनेस ऑप्ट किया है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑफ बाइंग अ फ्रेंचाइजी,
जो कि एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, उसका एक इस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल होता है और हम उसके इसी सिस्टम को देखकर तो बाय करते हैं। तो वी नीड टू बी क्लियर अबाउट कि बॉस इनका सपोर्ट सिस्टम क्या है। आपको फ्रेंचाइजर यानी ब्रांड के की जो नॉलेज है, जो उसका गाइडेंस हमें मिलना है, उसी का तो फ़ायदा उठाना है। जो चीज़ हमें नहीं आती है या शुरुआत में हम जब बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो हमारे लड़खड़ाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमें मालूम होता है कदम दर कदम पर आई हैव अ सपोर्ट सिस्टम जो मेरी हेल्प करने वाला है और वो बिल्कुल गिरने नहीं देगा, वो एकदम सुपर सॉलिड ट्रैक पर मेरे बिजनेस को ले जाएगा और इसलिए आप फ्रेंचाइजी बिजनेस पसंद करते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, एक आंकड़ा है जो बोलता है कि किसी भी सामान्य बिजनेस की अपेक्षा फ्रेंचाइजी बिजनेस के सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और उसका फैक्टर भी यही है। जो सपोर्ट सिस्टम आता है फ्रेंचाइजी बिजनेस से, वो एक प्रूवन मॉडल होता है और अगर वो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और दोनों ही पार्टियां बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उतनी ही विलिंग हैं और उतनी ही कमिटेड हैं, तो फ्रेंचाइजी बिजनेस के सक्सेसफुल होने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। आपको जब भी आप फ्रेंचाइजी का बिजनेस करेंगे, आपको समझना होगा कि आपका फ्रेंचाइजर, आपका ब्रांड, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है और वो कैसे अपनी फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट करता है। मैंने बात की थी फ्रेंचाइजी के प्रोफेशनलिज्म की, तो ब्रांड आपका जो है उसका प्रोफेशनलिज्म लेवल क्या है, वो आपकी रिक्वेस्ट को कैसे उसने हैंडल किया है, आपकी कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको वो कैसे ट्रीट कर रहा है। नाउ दिस टेल्स अ लॉट अबाउट उसका लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्या है। क्या कोई प्रश्न अगर किया जाता है तो वो प्रॉम्प्टली आंसर करता है या आंसर तो प्रॉम्प्टली करता है लेकिन थॉरोली नहीं करता, यानी कंप्लीट डिटेल्स नहीं बताता। तो किस लेवल की ट्रांसपेरेंसी है, किस लेवल का प्रोफेशनलिज्म है, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये जो इनिशियल कॉन्टैक्ट होता है ये भी बहुत इम्प्रेशन बनाने वाली चीज़ होती है। तो उसको कोई भी बिजनेस कैसे टैकल कर रहा है, दिस गिव्स अ सेंस ऑन कि हाउ फ्रेंचाइजर कंडक्ट्स द बिजनेस ऑल्सो, कि भाई अगर वो मेरी क्वेरी ही नहीं अच्छे से हैंडल कर पा रहा है या उतना जल्दी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो फिर जब मैं उसका पार्टनर बन जाऊंगा तब वो उसको कैसे हैंडल करेगा। तो ये एक इंडिकेशन होता है, क्लू दे दिया जाता है कि फ्रेंचाइजर का प्रोफेशनलिज्म कैसा है, ये आपको देखना चाहिए। अगला पॉइंट जो है वो है म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस का, कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है फ्रेंचाइजर से, उस ब्रांड से जिसको हम अपनी मार्केट में लाने जा रहे हैं, उससे हम क्या उम्मीद रख रहे हैं कि भाई हमको इतना ROI मिलेगा ही मिलेगा, इतने दिन में आ जाएगा हमारा पैसा रिटर्न, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है। ये मार्केट के अनसर्टेनिटीज़ को भी बजट किया हुआ है, पूरा लोड हम ब्रांड पे ही डाल के रखेंगे या ब्रांड केवल हमको ही जिम्मेदार ठहराएगा। तो जो एक्सपेक्टेशन सेट है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए और आपको ध्यान देना है कि डील दोनों ही पार्टीज़ के लिए अच्छी हो। ये एक पार्टनरशिप का मॉडल है जिसमें हम एक अच्छे प्रोटोकॉल के साथ, अच्छे डिमांड जनरेटिंग मॉडल के साथ किसी खास मार्केट में जाते हैं और उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट कि डील इज गुड फॉर बोथ ऑफ यू। आपको ध्यान देना है कि ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है और इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका कमिटमेंट कितना है और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपने सेट की हैं वो फ्रेंचाइजर को आपको आउटलाइन करनी चाहिए कि भाई मैं इन एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको ज्वाइन करना चाहता हूं, आपका बिजनेस लेना चाहता हूं। तो आपकी म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस बिटवीन दीज टू पार्टीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि सारी चीजें एक तरफ है बट अल्टीमेटली नाउ वी आर कमिंग टू कि धंधा कैसे चलेगा, सेल्स कैसे आएगी। तो सेल्स और बिजनेस के लिए क्या अप्रोच है, जो फ्रेंचाइजर है उसकी क्या अप्रोच है। तो बिफोर डाइविंग इनटू बिजनेस विद फ्रेंचाइजर आपको ध्यान देना है कि उनके सेल्स के सिस्टम्स क्या हैं, सेल्स आएगी कैसे, मार्केटिंग कैसे करी जाएगी, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम प्रमोट करेंगे और वो किन मार्केट्स में जैसे चल रही हैं। कोई जानकारी ज़रूर लीजिएगा कि करंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है किसी भी मार्केट में डिमांड जनरेट करने के लिए, और एडवर्टाइजिंग पे कंपनी का क्या स्टैंड है, पूरी एडवर्टाइजिंग खुद करेगी या पूरी हम करेंगे या नेशनल एडवर्टाइजिंग वो करेगी, लोकल एडवर्टाइजिंग हम करेंगे। ये जो अप्रोचेज़ हैं, ये जो टूल्स हैं, ये आपको बड़े क्लियर होने चाहिए कि सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग पर
कंपनी कैसे प्लान बना रही है और उसको कैसे कंडक्ट करेगी। करंट मार्केट्स में, जो जिन मार्केट में अभी वो ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर उनके सेल्स सिस्टम्स कैसे हैं, वहाँ उनके मार्केटिंग सिस्टम्स कैसे हैं, और वहाँ उनके एडवर्टाइजिंग की क्या रणनीति रहती है। इन चीज़ों से ही तो डिसाइड होगा कि हमारा बिजनेस किस तरह से दिखेगा, किस तरह से डिमांड को कैश करेगा, कैसे हमारा व्यापार आएगा, कैसे हमारे रेवेन्यूज़ आएंगे। और ये जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी वो कितनी अफोर्डेबल होंगी। पता चला कि ठीक है, ये बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन मेरा प्लान 5 लाख रुपए महीने की सेल्स करने का है और मेरी एडवर्टाइजिंग के बजट्स जो हैं, हर महीने कंपनी कह रही है कि आप 2 लाख से एडवर्टाइजिंग करें। तो ये कब तक करनी होगी, कितना हम सस्टेन कर पाएंगे, कितनी अफोर्डेबिलिटी होगी मेरे कैंपेन्स की, ये चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो सेल्स एंड बिजनेस के लिए क्या अप्रोच है ब्रांड की, यू नीड टू बी क्लियर अबाउट। ऑनलाइन रिव्यूज, आज की तारीख में आदमी बगैर ऑनलाइन रिव्यूज देखे किसी का बिजनेस परचेज नहीं करता। तो इंटरनेट पर वेरियस मीडियम्स से आपको ये चेक करना होगा कि उनके जो मैसेज बोर्ड्स हैं उनमें किस तरह के कमेंट्स हैं, कैसी रेपुटेशन है। फेसबुक ग्रुप्स में जाके ज्वाइन करके समझना होगा कि इस बिज़नेस के बारे में पॉजिटिव बातें हो रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं, एवरेज हो रही हैं, रियलिस्टिक हो रही हैं, क्या है। लिंक्डइन पर जाके आपको उनकी रेपुटेशन चेक करनी होगी, उनके लोगों की, उनकी टीम की जानकारी लेनी होगी कि किस कैपेबिलिटी के, किस एक्सपीरियंस के लोग इस कंपनी को चला रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपको ऑनलाइन रिव्यूज़ पर जाकर थोड़ा सा फोकस डालना है, और अगर रिव्यूज़ कंसिस्टेंट हैं तो आपको एक अच्छा सेंस आएगा कि कंपनी बेहतर है, कंपनी की प्रैक्टिसेस अच्छी हैं। सबसे प्रैक्टिकल टूल, अब जब आप ऑलमोस्ट डिसाइसिव स्टेज पर जाने लगते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस को परचेज करने के लिए, तो आपको करंट फ्रेंचाइजीज से फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। जाइए डायरेक्टली बात करिए कि कैसा ये बिज़नेस है, आपने लिया था तो क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं, किन्हीं चीज़ों में कमी तो नहीं हो जाती है, कोई कॉशन एरिया तो नहीं है, फ्रेंचाइजर का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, पता चला आपसे कुछ फीस मांग रहा है, उनसे कोई और रॉयल्टी का अरेंजमेंट है, तो ऐसी इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं है क्या, बहुत हाई नेगोशिएशन का केस बनने जा रहा है क्या, या कोई एक्सक्लूसिविटी जो उसने करंट फ्रेंचाइजीज को ऑफर करी हो, तो देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, हम भी तो उस बारे में बात कर सकते हैं। तो बहुत पोटेंशियल पॉइंट्स मिलते हैं आपको हाँ या ना करने के भी, या कुछ ऐड करने के लिए भी। तो बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है कि जो करंट फ्रेंचाइजीज हैं उन पर जाके ये समझा जाए कि ये ब्रांड कैसा कर रहा है। कुछ फ्रेंचाइजीज डिस्कवरी डे या अलग अलग एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करती हैं, आपको उनमें जाना चाहिए। उनके ऑफिसर्स वहाँ पर होते हैं, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। डिस्कवरी डे अगर उसको बोलते हैं, या एग्जीबिशन डे, वहाँ जाकर आपको बहुत डिटेल में उनसे बातचीत मिल सकती है, और बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं जो नॉर्मली आप उनके ऑफिस जाएं और उनसे बात करें तो कई बार सारे लोग ऑफिस में उपलब्ध नहीं होते, फील्ड के लोग अलग होते हैं, मार्केटिंग की टीम अलग होती है। बट जब इस तरह के एग्जीबिशंस में या डिस्कवरी डेज पर आप उनसे मिलने जाते हैं, देन दे कम प्रिपेयर्ड, वो तैयार होके भी आते हैं किसी भी तरह के प्रश्न को हैंडल करने के लिए। तो इस तरह के एग्जीबिशंस में आपको जाना चाहिए और जानकारी उनसे लेनी चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलना चाहिए, उनके बारे में और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, ये सब जानने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री की जो एग्जीबिशंस होते हैं एक बहुत अच्छा तरीका है डिफरेंट फ्रेंचाइजी बिजनेसेस के बारे में जानने का और अपने को एडुकेट करने का, और उसके बेसिस पर एक सही फ्रेंचाइजी बिजनेस खरीदने का, या उसको ज्वाइन करने का, या उसके साथ पार्टनरशिप करने की। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सूटेबिलिटी ऑफ बाइंग अ फ्रेंचाइजी कैसे होती है। तो भाई एक बार रिकैप लेते हैं कि क्या फ़ायदा है एक फ्रेंचाइजी बिजनेस को बाय करने का, बेनिफिट्स ऑफ बाइंग अ फ्रेंचाइजी क्या क्या हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि जैसे व्यापार में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हमको लाइफस्टाइल की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, टाइम ओरिएंटेशन हम अपने ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, हम ही डिसीजन मेकर होते हैं, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनी बनाई मिलती है। आप बाटा का शोरूम अगर खोल रहे हैं तो पहले दिन से लोग जानेंगे कि बाटा क्या है, बनिस्बत इस पे कि आप
शर्मा शू स्टोर या कुछ और, नॉट टू से, तो उसमें ट्रैक्शन इतना नहीं आता, वो एक लोकल चीज़ दिखती है। लेकिन अगर आप बाटा का स्टोर खोल रहे हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज मिल जाती है। आपको एडवर्टाइजिंग के तौर तरीके मिलते हैं कि किन टूल्स में एडवर्टाइज करना है, कैसे एडवर्टाइज करना है, बिजनेस काम कैसे करेगा, बिजनेस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको इसकी पूरी मदद मिलती है। अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस लेते हैं, आपको ट्रेनिंग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एज ए फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर लोगों को नहीं आती हैं, तो लेकिन उनको ट्रेन किया जाता है और कंपनी के पास पूरा मटेरियल होता है, पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिससे वो अपनी पोटेंशियल फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजीज को अच्छे से ट्रेन करता है, जिससे कि वो अच्छा बिजनेस कर सके। तो ट्रेनिंग की बहुत सुविधा होती है, ऑनगोइंग सपोर्ट लगातार मिलता रहता है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके कोई जानकारी लें, उससे बहुत अच्छा है ना कि आप एक एक्सपर्ट से, जिसको ये काम आता है, उससे जानकारी लें, तो पूरा ऑनगोइंग सपोर्ट मिलता है। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप ब्रांड से पूछ सकते हैं। आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है कि किस तरह की लोकेशन पर ये बिजनेस चलेगा, कौन से प्रोडक्ट्स आप रखेंगे। रिस्क बहुत मिनिमाइज होने लगता है। बेस्ट पार्ट अबाउट फ्रेंचाइजिंग बिजनेसेस कि स्टेप बाय स्टेप हम अपने ब्रांड के साथ मिलकर एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेस को करने की तैयारी करते हैं। रिस्क को बहुत मिनिमाइज करने का प्लान बनाया जाता है, क्योंकि वो अपने सारे अनुभव इस बिजनेस को सक्सेसफुल करने में लगा देता है। और कल को अगर आपको बिजनेस से एग्जिट भी करना हो तो आप इस बिजनेस को आराम से बेच पाते हैं, क्योंकि चलते बिजनेसेस होते हैं, प्रोटोकॉल ड्रिवन बिजनेस होते हैं, बैंक का फाइनेंस मिल जाता है। इस तरह के बिजनेसेस की रेपुटेशन अच्छी होती है, इसलिए ये रीसेल भी अच्छे से हो जाते हैं। इस सेशन में हम लोगों ने बात की ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ बाइंग अ फ्रेंचाइजी, कि आप कितने सूटेबल हैं और आपको किन किन पहलुओं पर गौर करना है और उसके बेसिस पर फ्रेंचाइजी का बिजनेस लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत रोचक लगा होगा और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।